आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल रेडियस। देखिए ये जो शब्द है पोटेंशियल रेडियस, ये क्या चीज़ है पहले इसको समझेंगे और फिर इसके मेजरमेंट को किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। तो इससे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसमें मैंने पढ़ाया था आपको चार्ज रेडियस, लेकिन ये है पोटेंशियल रेडियस। देखिए चार्ज रेडियस का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के कारण है मेनली, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है उस चार्ज रेडियस को मेज़र करने के हमने तरीके देखे थे। और उसमें हमने एक तरीका देखा था इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ लेते हुए, और दूसरा तरीका देखा था अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करते हुए। यानी एक तरीके में इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हुई थी, दूसरे में अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी। उस मेथड से हमने चार्ज रेडियस देखी थी, क्योंकि वहाँ पर कूलॉम इंटरेक्शन यूज़ आया था। अभी आप ये देखें पोटेंशियल रेडियस। पोटेंशियल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है सभी जानते हैं, है ना। तो किसी न्यूक्लियस का पोटेंशियल किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो आप इस फिगर 1 से देख सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं या जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो घटक है बेसिकली, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन। यानी बहुत क्योंकि इससे जो है फास्ट कोई फोर्स हो नहीं सकता, इससे जो है स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स हो नहीं सकता, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस तक ही लगता है। अपॉन ए डिस्टेंस ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द रेंज ऑफ द इंटरन्यूक्लियन इंटरेक्शन, है ना। तो ये जो एक रेडियस लिख रखी है R0। अब ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, R0 एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर के आसपास है। लेकिन इस मेथड से, पोटेंशियल रेडियस मेथड से, जो रेडियस निकलती है वो R0 से थोड़ी ज़्यादा निकलती है, जिसको हम बाद में करेक्शन करके सही कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि पोटेंशियल क्या है बेसिकली। तो आपका कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस रीजन में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका शेडेड पोर्शन, हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कोई शार्प तो होता नहीं, आपको मैंने ये पिछली क्लास में बता दिया था कि न्यूक्लियस शार्प नहीं होता। तो इस न्यूक्लियस के अंदर तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा ही, लेकिन इस न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, जिसको कि हम कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल से बता सकते हैं। तो क्योंकि अंदर तो लगेगा न्यूक्लियर फोर्स और बाहर क्या लगेगा? कूलॉम फोर्स, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज डिस्टेंस के साथ में इस तरह से कम होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। ये जैसे ये इक्वेशन है, v is equal to 2z e स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये रेडियस r के साथ में जो है 1 अपन r के फॉर्म में दे रखा है, तो r बढ़ने पर vc की वैल्यू कम होगी और इस तरह से कम होती हुई आपको मिलेगी। तो इस रीजन में तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिल रहा है। और देखिए ये लंबी सी जो दीवार आपको दिख रही है, और इसके बाद में ये दीवार लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। बेसिकली ये पोटेंशियल बैरियर है, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पोटेंशियल बैरियर की, पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बैरियर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, है ना। विभव कूप जिसको कहते हैं, विभव कूप। ये बेसिकली क्या है? कुआं ही तो है, एक तरह से एक कुआं है जिसके अंदर कोई चीज चली गई तो बाहर आनी मुश्किल है, या अंदर है तो बाहर आनी मुश्किल है ना। बाहर से अब यहाँ से अंदर जानी, तो अभी देखो आपके सामने, अगर यहाँ से अंदर जाना तो बीच में ये बैरियर आ गया, या अंदर से बाहर जाना तो अभी ये बैरियर है। तो एक तरह से ये कुआं है, कुएं के अंदर जाना, जाने का मतलब क्या हुआ कि वापस बाहर नहीं आ सकते, या कुएं के अंदर हो तो बाहर नहीं आ सकते। तो ये चीज़ है। तो ये आपका बेसिकली जो शेप आपको दिख रही है, इस पॉइंट से आपको देखो ये घटते हुए जो दिख रही है कर्व, ये बेसिकली जो है कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी है, या कूलॉम पोटेंशियल है जो कि इस तरह से घट रहा है। और ये जो वी सी इक्वल टू ई है, ये वो आर इक्वल टू बी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो जो है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो पार्टिकल की संभावना है कि वो अंदर जा सकता है, इससे कम होगी तो संभावना नहीं है। तो आपने एक सेकेंड ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था,
आपने टनल इफेक्ट पढ़ा था। अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर कोई पार्टिकल है, तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और उस न्यूक्लियर फोर्स के कारण पार्टिकल को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। तो हम ये कहते थे कि पार्टिकल इसके अंदर तो है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है इसके अंदर, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, लगातार इसकी दीवारों से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ और यहाँ ये टक्कर करेगा इस तरह से, तो क्या होगा, टक्कर करेगा तो क्या होगा, उसकी टक्कर की कोई फ्रिक्वेंसी होगी, बट फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना। आपने टनलिंग पढ़ा होगा, क्वांटम टनलिंग। तो टनलिंग का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि ऐसी संभावना है कि 10 बिलियंस कोलिजन जब वो करेगा, तो एक कोलिजन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है वो पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाए। अब वो बाहर जब निकल जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो टनल करके निकला, जबकि वास्तविकता में क्लासिकली सोचे तो ऐसा संभव नहीं है। क्लासिकली तो आप ये कह दोगे आपके सामने 20 फीट की एक दीवार है लंबी, और 10 फीट वो चौड़ी है, और आपको अंदर से बाहर जाना है दीवार तोड़ के। क्या आपके लिए संभव है? नहीं संभव है। तो क्वांटम मैकेनिकली संभव है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि कोई भी पार्टिकल आपके पास है, तो उस पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होती है। वो जो वेव है, जिसको कि हम साई से लिखते हैं, उस वेव की एक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपको 0.001% भी प्रोबेबिलिटी मिलती है तो मिलेगी, उसको जीरो नहीं मानते क्वांटम मैकेनिक्स में। तो संभावना है कि 0.000 या 10⁻⁸ 10⁻10% भी संभावना हो, तो वो संभावना है, तो आपको पार्टिकल कि वेव फंक्शन जो है बाहर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा संभव है क्वांटम मैकेनिकली कि कोई पार्टिकल इसके बाहर आ सकता है। क्वांटम मैकेनिकली इसको समझा सकते हैं, क्लासिकली इसको नहीं समझा सकते। तो जो पोटेंशियल रेडियस का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पोटेंशियल है न्यूक्लियस का, ये डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी हो रहा है। और ये पोटेंशियल वेल मैंने थोड़ा इसलिए समझा दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए, क्वांटम मैकेनिक्स आपने जो पढ़ा था। ये जो डिस्टेंस आर आपको दिख रही है, डिस्टेंस आर, ये है न्यूक्लियस का सेंटर, इससे ये डिस्टेंस आर है। यहाँ पर न्यूक्लियस का पोटेंशियल हमने ड्रॉ किया है। माइनस वी जीरो क्या है, माइनस, जब भी पोटेंशियल के आगे माइनस लगा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पोटेंशियल बाउंड स्टेट में है, या यूँ कहें कि वो बाउंड स्टेट है। बाउंड का मतलब हुआ कि वहाँ से बाहर निकलना या उसके अंदर जाना बहुत बहुत मुश्किल है ना। इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी है। देखो यहाँ इस पॉइंट से आप यहाँ देखो, ये वाला जो लेवल है ये जीरो लेवल है, इसके नीचे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इतना बैरियर हो गया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया। तो ये रेडियस सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाने पर देखो पोटेंशियल रेडियस किस तरह से कम हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर देखो 0 से r तक आपको पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं मिलेगा, एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, है ना। हाइट क्या मिलेगी यहाँ, यानी एक तरह से कुआं है, और उस कुएं के अंदर आप कहीं भी रहो आपको दीवारें इतनी ही ऊंची मिलेगी। लेकिन इस कुएं से जब आप बाहर आओगे, अगर आप आ गए, तो आपको दीवारें दूरी के साथ लगातार कम होती हुई मिलेगी। ये आपका पोटेंशियल रेडियस। अब जो हमारा टॉपिक है कि पोटेंशियल रेडियस को अगर मेज़र कर लिया जाए, अगर मैं पोटेंशियल रेडियस को मेज़र कर लूँ तो मुझे साइज़ का एस्टिमेट हो जाएगा न्यूक्लियस की साइज़ का एस्टिमेट करने का एक तरीका है पोटेंशियल रेडियस को मेज़र करना। पोटेंशियल रेडियस को मेज़र करने के दो मेथड है, और वो दो मेथड जो है उसमें से एक मेथड हम आज पढ़ लेंगे, एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जो पहला मेथड है, ये आपने लाइफ टाइम ऑफ अल्फा मीटर कहो या क्वांटम टनलिंग कहो, ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है। वहाँ पर आपने पढ़ा था जो मैंने अभी भी आपको समझाया, पार्टिकल सुरंग प्रभाव के द्वारा बाहर आ जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है, और उस वेव की अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रायिकता, तो वो 0.00001% भी हो तो वो होती है, यानी फाइनाइट है, ज़ीरो नहीं है। तो ये चीज़ है। तो लाइफ टाइम ऑफ अल्फा मीटर्स, तो इसकी पूरी थ्योरी आपने पढ़ रखी है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट्स दिखाइए। आपको सिर्फ ये बताना है कि जब आप अल्फ़ा एमिटर्स, एक कोई भी ऐसे न्यूक्लियस लीजिए जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की लाइफ टाइम को आपको कैलकुलेट करना है। तो लाइफ टाइम को कैलकुलेट आपने किया था किस तरह से, बैरियर पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये याद आ रहा है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी आपने निकाला था, e⁻⁻g, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आप निकाल लीजिए, है ना।
और ये क्या आएगा फॉर्मूला, e टू दी पावर माइनस कैपिटल जी ये चीज़ है आपको जो यहाँ दे रखी है 2/h क्रॉस, और ये ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो है, देखो एक तो ये आर रेडियस आर, और एक ये डिस्टेंस बी। बी क्या है बेसिकली वो थोड़ा समझ लो। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और कोई अल्फा पार्टिकल, मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, अल्फा पार्टिकल इसके पास जा रहा है, तो एक डिस्टेंस तक जाके वो क्या करेगा, वापस लौट के आएगा। मिनिमम डिस्टेंस तक वो जो जाएगा, जहाँ तक वो है ना, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बी। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बी। तो ये वो डिस्टेंस है। तो आर और बी आपको समझ में आ गया, बाकी सारे कांस्टेंट है जिसका यूजुअल मीनिंग है। तो आर इज द पोटेंशियल रेडियस। अब ये देखो न्यूक्लियस तो ये है ना, लेकिन इसकी रेडियस यहाँ तक शो हो रही है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल के कारण ये यहाँ से लौट के चला गया, टक्कर नहीं करेगा इससे, इतनी दूरी से ये निकल जाएगा। तो ये जो दूरी है यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये है बी, सॉरी ये है आपका इसके सेंटर से निकालोगे तो ये रेडियस आएगी पोटेंशियल रेडियस, ठीक है। बी तो आपको समझ में आ ही गया कि वो डिस्टेंस जहाँ अल्फा पार्टिकल जो है कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या होता है, एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जेड एटॉमिक नंबर है, बाकी सारी चीज़ आपको पता है। अब देखिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की दीवारों से टक्कर करता है, तो उसकी टक्कर की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो होगी, अगर वो है एन, अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एन है, तो 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू बैरियर पर सेकेंड वो क्या हो जाएगी, P इक्वल टू एन इंटू टी। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल ईजी है। अगर फ्रीक्वेंसी एन है ना, तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की, यानी कि ये कहें कि पेनिट्रेशन न्यूक्लियस को टक्कर करते हुए कोई एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये बाहर निकल जाए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी P। और वो कैसे दी जाएगी, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कि आपका बैरियर पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बाहर निकलने की, उसको नंबर ऑफ कोलिजन से या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको P इक्वल टू NT मिल गया। अब आपको क्या मिल गया, बेसिकली प्रोबेबिलिटी मिल गई, या एक तरह से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई है ना, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, टाइम। तो यहाँ मीन लाइफ क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल मीन लाइफ, तो टाउ मीन इक्वल टू 1/p, और ये हो जाएगा 1/nt। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो। देखिए अब जब हम टाउ एम निकाल लेते हैं, टाउ एम निकाल लिया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या है, टी है, टी आपने निकाल लिया। टी निकालने के बाद आप टाउ एम निकालो, या टाउ एम निकाल के आप टी निकालोगे, तो जब टी का फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो टी के अंदर देखो आर आ रहा है, तो आर इससे हम निकाल सकते हैं। और आर इक्वल टू R0 ए टू और 1/3, इस फॉर्मूले से आप जब आप आर निकालोगे, और सॉरी इस फॉर्मूले जब आप R0 निकालोगे, ए की अलग अलग वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ से फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, तो R0 की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 1.48 फेम्टोमीटर। अब बताओ ये वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा? ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में कि जो पिछले जो हमने मेथड यूज़ लिए थे, उससे हमें R0 की वैल्यू जो मिली थी वो 1.2 फेम्टोमीटर के आसपास मिली थी, ठीक है। तो इस R0 की वैल्यू नो डाउट इस केस में ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, ये अभी भी उसी फेम्टोमीटर रेंज में ही है ना। सो ये थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये उसी रेंज में आ गई। तो ये वैल्यू ज़्यादा क्यों आई है, ये ज़्यादा क्यों आई है, तो उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है, अल्फा पार्टिकल। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। तो जब वो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर है, तो साइज़ बड़ी होगी। तो साइज़ क्या होगी, मान लीजिए आर है, तो इस आर के अंदर दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो अल्फा पार्टिकल का, और अल्फा पार्टिकल जिस न्यूक्लियस के अंदर है उस न्यूक्लियस की रेडियस का। तो एक हो गया आर अल्फा, ये जो डॉट आपको यहाँ दिख रहा है आर अल्फा, और एक हो गया आर ए इस न्यूक्लियस का रेडियस। दोनों को मिला के लिखेंगे आर ए प्लस आर अल्फा। तो अब आप क्या करो, आपको ये जो आर अल्फा दिखेगा इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल की जो साइज़ है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के हिसाब से निकाले, तो 1.2 × 10⁻15 फेम्टोमीटर
सॉरी मीटर की रेंज में आएगी। तो आप क्या करें, रेजिडुअस न्यूक्लियस जो है, अल्फा पार्टिकल को निकलने के बाद जो बचेगा न्यूक्लियस, बचा हुआ न्यूक्लियस, रेजिडुअल न्यूक्लियस, उसकी रेडियस आर ए मान लो, तो आर ए प्लस आर अल्फा हो जाएगा। अब ये तरीका मैंने बताया आपको, आर इक्वल टू आर ए प्लस आर अल्फा, जहाँ पर आर ए रेजिडुअस रेजिडुअल न्यूक्लियस है। तो जहाँ पर आर इक्वल टू आर जीरो, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा था ए टू द पावर 1/3, अब इसको हम मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, आर ए इक्वल टू आर जीरो ए टू द पावर 1/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आर के लिए, आर ए के लिए, तो आर ओ ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1.4 फेम्टोमीटर। तो ये वैल्यू इससे जो आपको दिख रही है 1.48 फेम्टोमीटर, इससे कम है। इसका कम होने का कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये करेक्शन माना है कि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल बेसिकली एग्जिस्ट करता है, जो जो बाहर निकलेगा तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल की लाइफ टाइम से हम किस प्रकार से न्यूक्लियस की पोटेंशियल रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रेडियस लगभग 1.4 फेम्टोमीटर के आसपास आपको मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये वैल्यू आपको ज़्यादा मिलनी ही है, क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है। पोटेंशियल बेसिकली चेंज होता है, और किस तरह से चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ में, इस तरह से। ये इनफाइनाइट पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर न्यूक्लियस की पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाए तो आप सोचिए, क्या न्यूक्लियस से कोई पार्टिकल बाहर जा सकता है, या अंदर से कोई पार्टिकल अंदर आ सकता, बाहर से कोई पार्टिकल अंदर आ सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इस टॉपिक में हमने ये समझ लिया कि जो आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस है वो किस प्रकार से आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम जो अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, उसके द्वारा भी ये वैल्यू निकालेंगे और उसका भी हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है।